नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट जून 2026 के लिए साइकोलॉजी का पार्ट 8 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 8 का जो पहला क्वेश्चन है कि डैश मानसिक आयु तथा कालानुक्रमिक आयु का अनुपात है जिसे 100 से गुणा करते हैं। देखिए, एम ए बटे में सी ए बोले तो मेंटल एज बटे में क्रोनोलॉजिकल एज गुना में 100, ये किसका फॉर्मूला है? क्या ये बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला है? जी हाँ, ये इंटेलिजेंट कोशेंट आईक्यू का फॉर्मूला है। तो आईक्यू का फॉर्मूला जो होता है, या सीधा कभी कभार फॉर्मूला भी पूछा जाता है, मेंटल एज मानसिक आयु बटे में कालानुक्रमिक आयु क्रोनोलॉजिकल एज गुना में 100, ये जो फॉर्मूला है वो बुद्धि लब्धि का है। ये जो फॉर्मूला है वो आईक्यू का है। क्या है आईक्यू? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कई बार टेट परीक्षाओं में ये पूछ चुका है कि आईक्यू या बुद्धि लब्धि की जो अवधारणा है वो सर्वप्रथम बार किसने दी। तो सबसे पहले बुद्धि लब्धि का जो ये संप्रत्यय है वो किसने दिया? तो ये जो दिया था वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। तो ये दिया था, ये बुद्धि लब्धि का जो संप्रत्यय सबसे पहले दिया था वो दिया था विलियम स्टर्न। और विलियम स्टर्न ने बुद्धि लब्धि की जो अवधारणा है वो कब दी? तो ये दी थी 1912। भाई, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि विलियम स्टर्न किस देश के मनोवैज्ञानिक है? तो विलियम स्टर्न एक जर्मन मनोवैज्ञानिक है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है कि विलियम स्टर्न एक जर्मनी देश के मनोवैज्ञानिक है और इन्होंने 1912 में संप्रत्यय दिया था किसका? बुद्धि लब्धि का। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। बात करें बुद्धि लब्धि का, जो सबसे पहले फॉर्मूला दिया था वो आपका किसने दिया था? विलियम स्टर्न। लेकिन विलियम स्टर्न ने दिया था आपका क्या? आई क्यू बराबर मेंटल एज बटे में क्रोनोलॉजिकल एज। लेकिन इसके साथ जो गुना लगाया था, गुना में 100 लगाया था, वो किसने लगाया था? तो वो लगाया था आपका टर्मन के द्वारा। तो विलियम स्टर्न ने दिया था, सॉरी इतना स्टर्न ने दिया था यहाँ तक एम ए बटे में क्रोनोलॉजिकल एज, लेकिन गुना में जो 100 लगाने का काम किया था वो विलियम स्टर्न। तो किसने दिया था? तो वो दिया था आपका किसने? विलियम स्टर्न ने। और इसी को फिर टर्मन ने आगे 1916 में अपना कर इसको पूरा फार्मूला दे दिया। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, अगर आप भी एचपीटेट जून 2026 के किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो अभी भी आप जुड़ सकते हैं मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। अभी भी आपके पास कम से कम 25 से 30 दिन इस परीक्षा के लिए बचे हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ आप रिकॉर्डेड भी घर बैठ के क्लासेस को देख सकते हैं 7876145409। और अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं एचपीटेट जून 2026 की, तो आप हमसे हैंड रिटन नोट्स भी ले सकते हैं। आप 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। और यहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स भी आप हमसे परचेज कर सकते हैं 7876145409। अगला क्वेश्चन है कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो बात करें साइको सोशल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई? ये क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो सिद्धांत दिया गया वो एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया था। एरिक एरिक्सन की बात करें तो इन्होंने इसके 8 चरण बताए थे। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है कि एरिक एरिक्सन ने जो है वो 8 स्टेजेस की बात करी थी मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की। तो एरिक्सन के जो 8 चरण है उसमें पहला जो है वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। देखिए, विश्वास बनाम अविश्वास, ये एरिक्सन का पहला चरण है। दूसरा जो इसके चरण है उसका नाम है आपका स्वायत्त बनाम लज्जा। ठीक है। तीसरा है आपका पहल बनाम दोष। चौथा है परिश्रम बनाम हिंसा। लेकिन पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी। तो पहचान बनाम स्वभ्रांति। छठा है घनिष्ठता बनाम अलगाव। सातवां है जनात्मकता बनाम स्थिरता। और आठवां है आपका संपूर्णता बनाम निराशा। तो ये एरिक एरिक्सन के 8 चरण हैं। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। देखिए, एरिक एरिक्सन एक बहुत ही महान मनोवैज्ञानिक थे। इनके बारे में आपको हर एक बात पता होनी चाहिए। इन्होंने ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का, फिर दूसरा इनका था ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। तीसरा था इनिशिएटिव बनाम गिल्ट। चौथा है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी। पांचवा है इनका पहचान बनाम भूमिका भ्रम। ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको इनके बारे में डिटेल से याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखने हैं। साथियों, इसके अलावा कुछ नाम और यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि आपका कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो इसके द्वारा वही नैतिक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। थॉर्नडाइक की बात करें, थॉर्नडाइक ने दिया था ट्रायल एंड एरर थ्योरी। स्किनर की बात करें तो स्किनर के द्वारा दिया गया था आपका कौन सा?
ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो धीरे धीरे आपको एक एक बात को डिटेल से जानना होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते होंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दृश्य सहायक सामग्री है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज विजुअल टीचिंग एड? देखिए, जो सहायक सामग्री है वो कौन कौन सी यहाँ पे है? देखो, पुस्तक को भी हम देख देख सकते हैं। जी हाँ, ये ये तो ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। मानचित्र, ये भी एक दृश्य सहायक सामग्री है। मानचित्र होगा तो मानचित्र की हेल्प से भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, मैप की सहायता से। ग्लोब, हाँ, ग्लोब की सहायता से भी बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है ऑप्शन डी में क्या उपरोक्त सभी कि ये सब सही है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि आप देख सकते हैं कि पुस्तक, बुक से भी ये भी दृश्य सहायक सामग्री है, मानचित्र भी है, ग्लोब भी है। तो तीनों बातें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और तीनों ही बातें बिल्कुल सही है कि पुस्तक, मानचित्र और ग्लोब ये सब क्या है? दृश्य सहायक सामग्री है। ये बात आपको डिटेल से, ये बात आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो कि आपको माइंड से खेलने होंगे। तीन ऑप्शन बिल्कुल सही हो सकते हैं और तीनों को आपने देख के चलना है। दृश्य सहायक का मतलब है, विजुअल टीचिंग का मतलब जो हम देख के टीचिंग करवा रहे हैं। बुक से भी करवाते हैं कि उसमें भी चित्र होते हैं, पार्ट होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, मानचित्र आप देख सकते हैं, ठीक है। ग्लोब तो आपको पता ही है, ये देश यहाँ पर है, लोकेशन से भी इससे पता लग जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 6 से 11 वर्ष की आयु के बालक डैश अवस्था में आते हैं। देखिए, जो 6 से 11 साल के जो बालक होते हैं उनकी अवस्था को बोलते हैं उत्तर वाली अवस्था, ठीक है। तो उत्तर वाली अवस्था की जब मैं बात करता हूँ तो उत्तर बाल्य अवस्था जो है 6 से 12 के बीच आती है। ये बात क्वेश्चन में यहाँ पे बोली गई है। कई किताबों में 6 से 12, कई किताबों में 6 से 11। साथियों, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि मनोविज्ञान का वो कौन सा काल है जिसको जीवन का अनोखा काल कहा जाता है? तो साथियों, बाल विकास होता है चाइल्ड डेवलपमेंट का। तो चाइल्ड डेवलपमेंट का वो काल भी आपका उत्तर बाल्य अवस्था है, बाल्यकाल है, चाइल्डहुड पीरियड है, जिसको बालक का जीवन का अनोखा काल है, यूनिक पीरियड कहा जाता है। अच्छा, आरंभिक स्कूल की आयु किस काल को कहा जाता है? तो आरंभिक स्कूल की आयु भी जो है वो किसको कहते हैं? तो आरंभिक जब हम स्कूल जाते हैं तो किस में जाते हैं? उत्तर बाल्य अवस्था में ही जाते हैं। जब 6 साल का बच्चा बड़ा हो जाए तभी तो स्कूल जाना शुरू करता है। आपका स्वफुर्ती की अवस्था, स्मार्ट एज, इस अवस्था में बच्चा अपने आप को स्मार्ट समझता है। इस अवस्था को ही गंदी अवस्था का मतलब है डर्टी एज। तो डर्टी एज, उत्तर बाल्य अवस्था को ही डर्टी एज कहा जाता है। मनोविज्ञान की किस अवस्था को गेम स्टेज या खेल की अवस्था कहा जाता है? तो वो भी आपकी इसी अवस्था को कहा जाता है। और किस अवस्था को संग्रहण की अवस्था भी कहा जाता है? तो वो भी इसी अवस्था को। गैंगेज किस अवस्था को कहा जाता है? समूह या टोली की अवस्था, तो वो भी उत्तर बाल्य अवस्था को कहा जाता है। तार्किक चिंतन की अवस्था, तो बाल्य अवस्था में ही बच्चा लॉजिकल थिंकिंग, मतलब कि उसको तर्क के आधार पे सोचना शुरू करता है। जब आप उसके सामने चीज़ को रख देते हैं तो तर्क के आधार पर जो चिंतन करना, थिंक करना शुरू कर देता है, वो भी इसी अवस्था में, याद रखना है। और गर्ल्स की हाइट, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लड़कियों की हाइट जो है वो लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा किस अवस्था में होती है? तो वो भी आपकी उत्तर बाल्य अवस्था या बाल्य अवस्था में होती है। उसी प्रकार ऑप्शन में दिया है आपका एक नाम जो कि आपको पता होना चाहिए, एडोलसेंस। अब यहाँ पे जो एडोलसेंस दिया है, एडोलसेंस को बोलते हैं किशोरावस्था। ये किशोरावस्था जो शब्द है वो सबसे पहले किसने दिया? तो ये दिया था स्टैनले हॉल ने। स्टैनले हॉल जो है ना, इनकी एक पुस्तक आई थी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थी, और उस किताब का नाम क्या था? तो स्टैनले हॉल साहब की एक किताब थी और उस किताब का नाम था एडोलसेंस आल्सो कॉल्ड स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम बाय आपका स्टैनले हॉल। तो ये किताब आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। और ये किताब तो स्टैनले हॉल के द्वारा ही एडोलसेंस शब्द पहली बार दिया गया था, जिसका जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लैटिन भाषा के शब्द एडोल्स्केयर से बना है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। साथियों, किशोरा अवस्था को एक बार टेट परीक्षाओं में सीधा आया था कि बसंत ऋतु की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं? तो किशोरा अवस्था को ही बसंत ऋतु की अवस्था कहा जाता है। अच्छा, दुख की अवस्था या उलझन की अवस्था, देखो इस अवस्था में बच्चा थोड़ा दुख में भी होता है, उलझन में भी होता है। अत्यंत जटिल अवस्था, जी हाँ बिल्कुल, जटिल समय 12 से 19 के बीच में बहुत ज़्यादा जटिल समय आता है। उसी प्रकार आपका अमूर्त चिंतन की अवस्था,
अमूर्त चिंतन की अवस्था का मतलब है कि आपका बच्चा इस अवस्था में, अगर बस बच्चा को सामने माइंड में चीज़ आ जाए, वो बस उसके बारे में चिंतन कर लेगा। और तार्किक रूप से चिंतन करा था चाइल्डहुड में, बाल्यकाल में, लेकिन यहाँ पर उसके सामने चीज़ आनी चाहिए, तब जाके उस पर चिंतन कर, मतलब चीज़ बाल्यकाल में उसके सामने चीज़ चाहिए, और यहाँ पे कोई भी वस्तु या चीज़ उसके सामने नहीं है, फिर भी उसका चिंतन कर देगा, जिसको बोलेंगे अमूर्त चिंतन। जो हमारे सामने भी नहीं है उसका भी चिंतन कर रहा है, तो वो अमूर्त चिंतन कर रहा है, वो इसी अवस्था में। किस अवस्था को गोल्डन स्टेज कहा जाता है, तो वो भी किशोरावस्था को ही कहा जाता है। तो ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखना है, और ये सारी की सारी बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है, तो वो कहा है किलपैट्रिक। किलपैट्रिक एक मनोवैज्ञानिक है, और इन्होंने ही किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। और किशोरावस्था एक अपराध की अपराध की एक अवस्था जैसी है, तो वो भी किसने कहा है, तो वो आपकी वैलेंटाइन साहब है, एक मनोवैज्ञानिक है। आपने नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन ये सारी अवस्थाएं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विकास की प्रक्रिया आरंभ होती है। तो विकास की प्रक्रिया देखो कब से शुरू होती है, जब बच्चा गर्भ में होता है। और विकास की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है, तो विकास की प्रक्रिया कंटिन्यू, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और ये गर्भाधान से शुरू होती है, जब एक शुक्राणु अंडे के रूप में बनता है, और ये मृत्यु तक विकास की प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। ये बात तो ऑप्शन नंबर ए आपका, और डिटेल से कंसेप्शन याद रखना है कि विकास की जो प्रक्रिया है, डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, वो आरंभ से ही चला रहता है। ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और मृत्यु तक ये चली रहती है विकास की प्रक्रिया। और कैसे रहती है, निरंतर चली रहती है। ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाली। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जी अगला क्वेश्चन है कि स्मृति एक डैश प्रक्रिया है, मेमोरी इज ए हाईली प्रोसेस। तो मेमोरी की जब भी मैं बात करता हूँ, स्मृति की जब भी मैं बात करता हूँ, तो स्मृति एक प्रकार की संरचनात्मक प्रक्रिया है। स्मृति एक प्रकार की संरचनात्मक प्रक्रिया है, या इसको हम रचनात्मक बोलो या संरचनात्मक बोल लो। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, मेमोरी इज ए हाईली कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। देखिए, जहाँ पे सूचनाएं व्यक्ति पूर्व ज्ञान की समझ और प्रत्याशाओं के आधार पर जो है वो संचित रखता है, वो संरचनात्मक प्रक्रिया है। मतलब कि यहाँ पे मतलब कि हमारी यादों को उन अर्थों से प्रभावित होने देती है जो कि हम क्षणों या घटनाओं से जिससे हम जोड़ते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों से जहाँ हम संरचनात्मक रूप से अपने आप को जोड़ रहे हैं, तो उसी को हम स्मृति बोलेंगे। पैसिव तो नहीं हो सकती, परिज्ञानात्मक भी नहीं हो सकती, तो होगी तो कौन सी, तो संरचनात्मक होगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, ये बात किसने कही। तो जो हमारा साइकोलॉजी है, ये साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है, ये जो बात कही है वो कही है वुडवर्ड साहब ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यवहार अध्ययन के लिए कौन सी विधि अत्यधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ है। देखिए, अगर हमें व्यवहार का अध्ययन करना है, तो व्यवहार के अध्ययन में कौन सी जो विधि ऐसी है जो कि अत्यधिक यहाँ पे वैज्ञानिक है और आपके क्या है, वस्तुनिष्ठ है। तो व्यवहार के अध्ययन में देखो आपको पता ही है, प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड। और एक्सपेरिमेंटल मेथड आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल मेथड ही क्या है, आपके हमारा जो व्यवहार है उसके अध्ययन की एक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विधि मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर बात करें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रायोगिक विधि या प्रयोगात्मक विधि की जो शुरुआत है या इसके जो जनक है, वो विलियम वुंट है, जिनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको इतना बताया था कि इनके द्वारा ही जर्मनी के लिप्जिंग में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला लगाई गई थी। मेरे भाई, ये वही व्यक्ति है, यही पहले जो है मनोविज्ञान के, इनके द्वारा ही मनोविज्ञान की पहली प्रयोगात्मक विधि के जनक है ये विलियम वुंट। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, एक और दिया है अवलोकन विधि। अवलोकन विधि क्या होती है, तो अगला क्वेश्चन है कि एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई। तो अगर बात करें एरिक एरिक्सन की, तो एरिक एरिक्सन के द्वारा मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं बताई गई, जो कि हम पिछले इसी क्वेश्चन पेपर में 2 बार ये क्वेश्चन आया था और 2 बार हम इसको पढ़ चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको दोबारा हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। और हमने साथ के साथ जो एरिक एरिक्सन ने इन्होंने 8 अवस्थाएं दी, ये बात आपको डिटेल से याद रखना है।
अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक अंडा कोशिका में कौन सा क्रोमोसोम होता है। देखिए एक्स होता है भाई, देखो चाहे महिला है चाहे पुरुष है, महिला में कौन सा होता है, अगले के लिए क्वेश्चन कल के लिए भी आ सकता है। तो महिला में होता है एक्स एक्स और पुरुष में होता है एक्स वाई। और याद रखना है जब मिलता है एक्स और वाई तब होता है जन्म बेटे का, ठीक है। और जब मिलता है आपका एक्स और एक्स तब होता है जन्म पुत्री का। तो पुत्र का कब होगा, जब एक्स और वाई मिलेगा। और जो पुत्र है, पुत्र एक्स और वाई में, और पुत्री का जन्म होता है एक्स एक्स में, ठीक है। जब पुरुष का एक्स और महिला का एक्स तो पुत्री का जन्म, अगर पुरुष का वाई, क्योंकि पुरुष में होगा एक्स वाई, तो अगर वाई मिल गया पुरुष से और महिला से मिल गया एक्स तो बेटे का जन्म होता है हमेशा, ठीक है। तो ये बात आपको डिटेल से याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। देखिए चाहे पुरुष है चाहे महिला है, तो एक पुरुष या महिला में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। 46 गुणसूत्र होते हैं और 46 गुणसूत्र के आपके 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन जोड़े कितने होते हैं, तो 23 जोड़े होते हैं, ठीक है। 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़ों में से 22 क्या होते हैं, तो 22 होते हैं ऑटोसोम, 22 होते हैं आपके ऑटोसोम, और एक जोड़ा होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। और यही सेक्स क्रोमोसोम जो है वो बच्चे का निर्धारण करता है कि कौन सा बच्चा होने वाला है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तो टोटल 46 क्रोमोसोम्स, 46 गुणसूत्र, 23 जोड़े होते हैं, और टोटल एक जोड़े में दो, मतलब कि एक जोड़ा जो उसमें 2 होता है, ठीक है। और 23 जोड़ों में कितने होते हैं, आपके 46 होते हैं। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन कि डेलिक्वेंसी इज ऑफन एसोसिएटेड विद, देखिए अपराध प्राय जुड़ा होता है माता पिता की कम सहायता से। लॉ पेरेंटल सपोर्ट, देखिए माता पिता कम सहायता करेंगे तो बच्चा अपराध कर सकता है, मतलब चांसेस बढ़ सकता है। अनुचित अनुशासन से, जी हाँ, अगर आप बच्चे का अनुशासन अच्छा नहीं है तो भी बच्चा अपराध कर सकता है। और तीसरा है परिवार की कलह से, फैमिली डिस्कॉर्ड से, ये भी अपराध बन सकता है माता पिता की कम सहायता से, अनुचित अनुशासन से, परिवार की कलह से, और आपका उपरोक्त सभी। तो ऑल ऑफ द डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल से आपको ये बात डिटेल से याद रखनी है। तो ये तीनों ही बातें हो सकती हैं, माता पिता की कम सहायता से भी हो सकता है, अनुशासन में नहीं रहेगा, डिसिप्लिन को ख़राब करेगा तो भी रह सकता है, परिवार की कलह से भी रह सकता है। तो अगला क्वेश्चन है कि पैदा होने से पहले विकास मुख्य तौर पर बटा है। देखिए जीवाणु अवस्था में भी बटा होता है धी, क्योंकि गर्भाधान से लेकर 2 सप्ताह तक की अवधि में ये रहता है, तभी विकास होता है। फिर भ्रूण अवस्था में तीसरे सप्ताह से लेकर 8 महीने 8 सप्ताह की अवधि ये भ्रूण अवस्था रहती है, जिसको एम्ब्रियोनिक स्टेज बोलते हैं। जर्मिनल स्टेज आपकी जीवाणु अवस्था को बोलते हैं। फिर आपकी भ्रूणी अवस्था। तो इन तीनों ही अवस्था में पैदा होने से पहले विकास होता है। देखो जीवाणु अवस्था में, देखो पहले जब जीवाणु गए तो पहले 2 सप्ताह तक तो ये बने, फिर आपका भ्रूण बन गया, भ्रूण के बाद आपका भ्रूणी अवस्था जो कि 9 सप्ताह से जन्म तक होती है, जो भ्रूण होता है ना, तो फैटल। तो ये तीनों में विकास होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो ये पेपर में जो साइकोलॉजी पूछा गया था वो समझने वाला था, अच्छा साइकोलॉजी था। तो ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों अगर आप भी एचपीटेट जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में फ्री हैंड रिटर्न नोट्स मिलेंगे अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ेंगे। अगर आप हमारे टेलीग्राम लिंक के साथ जुड़ना चाहते हैं, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाना चाहते हैं, तो 7876145409 आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पे जुड़िए। बाकी अगर आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए हर हर महादेव। ठीक है, तो हर हर महादेव का नाम आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आज के लिए साइकोलॉजी को यहीं विराम देते हैं। बाकी सभी लोगों को राधे राधे, राम राम, हर हर महादेव।